हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत की जलवायु वाले चैप्टर को। तो इस चैप्टर को कई सेक्शन में हमने डिवाइड कर दिया है। तो पहला सेक्शन है भारत की जलवायु, और इस जलवायु को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो मुख्य हम लोग का फोकस होगा कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत की जलवायु को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो देखिए, भारत की जलवायु को अगर समझना है तो सबसे पहले भारत की लोकेशन को समझना होगा, या भारत की जो स्थिति है ग्लोब पर उसको समझना होगा। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और भारत की जो एक तरह से कहा जाए कि भारत का जो आकार है और जो इसकी भू आकृतिक संरचना है, वो भारत की जलवायु को निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। तो देखिए, भारत की जलवायु को निर्धारित करने वाले कारकों में जब देखेंगे कि भारत का एक भौगोलिक मैप देखेंगे या भारत की स्थिति को देखेंगे, तो ये पूरी तरह से क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और कर्क रेखा इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसका मतलब ये है कि भारत का जो कर्क रेखा के दक्षिण वाला भाग है, वो पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय है, यानी कि वर्ष भर यहाँ अच्छा खासा तापमान बना रहता है। जबकि कर्क रेखा के उत्तर वाला भाग जो है, ठीक है, जिसमें गंगा का और ब्रह्मपुत्र का मैदान है और हिमालय के क्षेत्र जो है, ये मौसमी परिवर्तन से ज्यादा प्रभावित रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, जैसे शीत ऋतु में, ग्रीष्म काल में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो इस तरह की बना रहता है। लेकिन औसत रूप से भारत की जो जलवायु है, उसको उष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। तो एक तरह से तो ये देखा जाए। दूसरा, यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि भारत का जो आकार है, जैसे प्रायद्वीपीय भारत है, इसको देखेंगे तो ये त्रिभुजाकार है प्रायद्वीपीय भारत, और इसके दोनों ओर क्या है, सागरीय भाग है। इधर इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में क्या है, ये अरब सागर है। तो इस कारण से भी इसकी जलवायु को एक बहुत स्पेसिफिकेशन मिलता है या विशिष्टीकरण मिलता है। ठीक है, फिर देखेंगे ना कि यहाँ उत्तर में हिमालय पर्वत है। यहाँ पे क्या है, हिमालय पर्वत है भारत के एकदम उत्तरी भाग में। ये जो है हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत की स्थिति और इसकी ऊंचाई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है भारत की जलवायु को निर्धारित करने वाले कारकों में। भी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, बस यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं। फिर प्रायद्वीपीय भारत के दोनों ओर, इधर वेस्टर्न घाट है, पर्वत श्रेणी है, और इधर ईस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। तो कई कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जहां से हम लोग टॉपिक की शुरुआत करनी है। ठीक है, आपका आई होप आप यूपीएससी के एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब तो बहुत कम टाइम है, आपका मई के लास्ट में आपका प्री एग्जाम है। और जो लोग एग्जाम दे रहे हैं वो, और जो नहीं दे रहे हैं, जो नेक्स्ट ईयर देंगे, वो भी बहुत ध्यान से इस चैप्टर को आप लोग देखिएगा। ये क्योंकि ये बहुत, जो भारत की जलवायु वाला चैप्टर है, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ज्योग्राफी से, जिसमें यूपीएससी अपने क्वेश्चंस पुट करता है इसमें से, या इसमें से क्वेश्चन उठाकर देता है एग्जाम में, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो। तो ये तो दिमाग में आपको बिल्कुल बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसीलिए इस चैप्टर को मैंने कई सेक्शन में डिवाइड किया है, और बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्या है, अवधारणा क्या है, भारत की जलवायु की क्या अवधारणा है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे अवधारणा क्या है। तो सबसे पहले है कि भारत की विशेष अवस्थिति, जो लोकेशन है, यहाँ की जलवायु का सर्व प्रमुख निर्धारक कारक है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की विशेष भौगोलिक स्थिति है ही ऐसी कारक है जो यहाँ की जलवायु को क्या करता है, निर्धारित करता है। तो हमने उसके विषय में डिस्कस किया है। पूरी तरह से क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसके बीचों बीच से क्या कर्क रेखा गुजरती है। ये बात हमने पहले डिस्कस कर दी। अब देखिए, कर्क रेखा के जो उत्तर का भाग है, ये शीतोष्ण कटिबंधी में, ये दो शब्दों से बना है, शीत और उष्ण, जिसमें शीत भी है और उष्ण भी है। शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म। तो ग्रीष्म काल में क्या होता है, कर्क रेखा के उत्तर का भाग ग्रीष्म काल में अत्यधिक गर्म रहता है। जबकि शीत काल में क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर औसतन 5 से 10 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है। ठीक है, जबकि कर्क रेखा के जो दक्षिण का भाग है, ये क्या है, ये उष्ण कटिबंध है, ट्रॉपिकल एरियाज है। ठीक है, परंतु भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत एक अवरोधक की भांति है, मतलब ये एक बैरियर है। और ये भी क्या करता है कि भारत की जलवायु को प्रभावित या निर्धारित करने में हिमालय पर्वत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। और इससे क्या होता है, ध्रुवीय प्रभाव से हिमालय पर्वत एक ऐसे बैरिकेड के रूप में है। यहाँ पर देखेंगे कि हिमालय पर्वत एक ऐसे बैरिकेड के रूप में यहाँ से यहाँ तक है, कि इसके कारण क्या होता है कि जो ध्रुवीय प्रभाव है, जो यहाँ से ध्रुवीय प्रभाव है, ये ध्रुवीय ठंडी पवनें आती, ये क्या होती हैं, हिमालय पर्वत के कारण रुक जाती हैं, जिससे भारत का ये जो भाग है, ये उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र है, ये दुष्प्रभावित या कहा जाए कि कुप्रभावित होने से बच जाता है शीतकालीन प्रभाव से। ठीक है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, और यही कारण है कि इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित देश कहा जाता है। यानी कि भारत कहाँ है, ये पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय
क्षेत्र में स्थित देश है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि अवधारणा क्या है इसकी है। अब चलिए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। देखिए, अब ये होता है कि दो शब्द आते हैं, एक होता है कि जलवायु और एक होता है मौसम क्या होता है। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, किसी भी स्थान की जलवायु, अब ये जलवायु क्या है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वर्षा। जो प्रेसिपिटेशन है, रैनफॉल है, वो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है किसी भी जलवायु को निर्धारित करने वालों में। ठीक है, अब देखिए, भारत की अधिकांश जो वर्षा है ना, ये मानसूनी प्रकार की है। भारत की अधिकांश वर्षा क्या है? मानसूनी प्रकार की। मानसून दो प्रकार का भारत में है, एक ग्रीष्मकालीन मानसून जिसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, और दूसरा शीतकालीन मानसून जिसको उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। तो भारत में क्या है कि अधिकांश वर्षा मानसूनी प्रकार की है, और इसमें भी अधिकांश किसमें है? ग्रीष्मकालीन मानसून जिसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, उस प्रकार की है। तो इसी कारण से कि चूंकि भारत की वर्षा पे मानसून का बहुत ज्यादा प्रभाव है, तो इसी कारण से भारतीय जलवायु को क्या कहा जाता है? भारतीय जलवायु को उष्ण मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारतीय जलवायु को क्या कहा जाता है? उष्ण मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मानसून के द्वारा वर्षा जो यहाँ पे होती है वो सबसे अधिक प्राप्त होती है। कितना प्राप्त होती है इसका एक रेशियो हम लोग दिखाएंगे कि जितना कुल भारत में वर्षा प्राप्त होती है उसका नियर अबाउट 75% वर्षा मानसून से प्राप्त होती है, उसमें भी किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो ये हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर हम लोगों ने भारत के मैप को फिर से देखना है कि ये एक्चुअल में क्या है। यहाँ पर देखिए, तो हिमालय पर्वत यहाँ पे स्थित है, इस तरह से एक बैरिकेड के रूप में हिमालय पर्वत यहाँ पे स्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई और इसका विस्तार ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत की जलवायु को निर्धारित करने में। दूसरा फैक्टर यहाँ पे है कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, और ये कर्क रेखा जो है इसके दक्षिण का जो भाग है, यानी कि पूरा प्रायद्वीपीय भारत है, ये वर्ष भर अच्छा खासा तापमान प्राप्त करता रहता है, जिस कारण से इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। जबकि ये वाला जो भाग है, जो हिमालय और ये कर्क रेखा के बीच का भाग है, यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशंस पूरे वर्ष में, यानी कि तापीय विभिन्नता जो होती है, विविधता पूरे वर्ष में बनी रहती है। ग्रीष्म काल में अत्यधिक गर्मी होगी, शीतकाल में अत्यधिक ठंडी होगी। ठीक है, तो ये भी हम लोगोने देख लिया। फिर यहाँ पर देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में और पश्चिम में जो जलीय क्षेत्र है, वाटर बॉडीज है, इसमें क्या है? वेस्ट ऑफ ये बे ऑफ बंगाल है, इधर क्या है? अरब सी है, तो इसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं, दो शब्द आते हैं, एक होता है मौसम और एक होता है जलवायु। दो शब्द हैं, मौसम और जलवायु। तो एक्चुअल में मौसम क्या है और जलवायु क्या है, इस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसकी परिभाषा ये है, किसी भी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं में होने वाले अल्पकालिक या तत्कालिक परिवर्तन को मौसम कहा जाता है। अब ये वायुमंडलीय दशाएं क्या हैं? तो मुख्य रूप से दो वायुमंडलीय दशाएं हैं, पहला है तापमान और दूसरा है आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब क्या होता है? वर्षा। तो मुख्य रूप से दो ही चीज होते हैं वायुमंडलीय तत्व या वायुमंडलीय जो कारक होते हैं, उसमें पहला है तापमान, और दूसरा क्या है? आर्द्रता या वर्षा। यही दो कारक हैं जिनमें परिवर्तन होता है, और बाकी जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं, या जिसको कहा जाता है कि जो डिराइव्ड हैं या उप उत्पाद हैं, तो वो क्या है? वायुदाब है, वायु आर्द्रता की जो प्रतिशतता है, या जो कहा जाए कि आर्द्रता के प्रकार हैं, वो है। फिर वायु पौनों का प्रवाह है। ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती है? तापमान और आर्द्रता पे, यानी कि वर्षा पे डिपेंड करती है। तो उन पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देखते हैं कि वायुमंडलीय तत्व क्या है, तापमान और आर्द्रता। तो इन्हीं में जो परिवर्तन होता है ना, तो मौसम का निर्धारण होता है। हम लोग नहीं बोलते डे टू डे लाइफ में कि आज का मौसम बहुत खराब है, आज का मौसम अच्छा है, सुबह मौसम अच्छा था, शाम को खराब हो गया, या सुबह मौसम खराब था, शाम अच्छा हो गया। तो इसका मतलब क्या है ना, कि इन्हीं वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन होता है। तापमान में परिवर्तन हो गया और आर्द्रता या वर्षा में परिवर्तन हो गया, तो उस दिन का मौसम या उस समय का मौसम क्या हो गया? प्रभावित हो गया या परिवर्तित हो गया। यह परिवर्तन क्या होता है? घंटे में हो सकता है, या किसी दिन में हो सकता है, या सप्ताह में हो सकता है। हो सकता है कि एक घंटे में ही मौसम परिवर्तित हो गया, क्यों? तापमान और आर्द्रता में एक घंटे के अंदर ही परिवर्तन हो गया। या हो सकता है कि एक दिन में परिवर्तन हो गया हो, एक दिन तक सामान्य रूप से मौसम सही रहा हो, फिर अगले दिन बदल गया हो। या एक सप्ताह तक मौसम परिवर्तित हो सकता है, एक सप्ताह तक सामान्यतः एक जैसी कंडीशन थी, अगले सप्ताह कंडीशन थोड़ी बदल गई। ठीक है, तो ये तो मौसम हो गया। अब दूसरा यहाँ पे एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं जलवायु। क्लाइमेट क्या होता है? तो देखिए, ये जो मौसमी घटनाएं हैं, इन्हीं के औसत को जब दीर्घ काल तक लिया जाता है, जैसे, तो उसी को क्या कहते हैं? जलवायु। और इसमें खास करके चरम घटनाओं को भी जोड़ दिया जाता है। अभी चरम घटनाएं क्या होती हैं? एक्सट्रीम इवेंट्स क्या होते हैं? जैसे चक्रवात है,
बाढ़ है, सूखा है, इस तरह की घटनाओं को भी जोड़ देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, जलवायु। तो इसको देख लीजिए, औसत मौसमी दशाओं के दीर्घकालिक स्वरूप को जलवायु कहा जाता है, जो कई दशकों के मौसम का औसत होता है। ठीक है, सामान्यतः 4 दशकों का लिया जाता है, का औसत होता है, और इसमें चरम घटनाओं को भी जोड़ दिया जाता है। तो एक्चुअल में क्या है, ये जलवायु है। तो हम लोग ये नहीं कहते हैं कि भारत का मौसम मानसूनी प्रकार का है, हम लोग क्या बोलते हैं, भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार का है। और ये बोल सकते हैं कि ये मानसून का मौसम है। ठीक है, मानसून का मौसम है कि भाई एक वर्ष में 12 महीने हो गए, तो इन 12 महीनों को हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे भारत में किया जाता है, तो ये 3 ऋतुएं होती है। भारत में मुख्यतः कितनी ऋतुएं हैं, 3 ऋतुएं हैं। एक है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु कब से है, वर्षा ऋतु चलता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मुख्यतः। ठीक है, क्योंकि 1 जून को तो केरल में वर्षा शुरू हो जाती है, मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। फिर क्या होता है, शीत ऋतु या शीतकालीन मौसम होता है। ये कब होता है, ये जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक होता है। फिर एक होता क्या है, ग्रीष्मकाल। ये ग्रीष्मकाल क्या है, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, मार्च, अप्रैल, मई मुख्यतः। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऋतुएं हो गई या मौसम हो गए ये। जलवायु क्या है, जो साल भर एक ही जैसा बना रहता है, जो मुख्य डिटर्मिनेटर होता है, वो क्या है, मानसूनी प्रकार की जलवायु। और भी कैसी मानसून, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो ये थोड़ा सा हमने देख लिया कि भारत की जलवायु क्या है। अब देखते हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक मुख्यतः क्या हैं। तो देखिए, भारत की ही नहीं, पूरी दुनिया की अगर जलवायु को देखा जाए, तो उसको प्रभावित करने वाले समानतः कुछ निश्चित कारक हैं। लेकिन चूंकि भारत की विशेष स्थिति और अवस्थिति, लोकेशन एंड साइट्स ऐसी है, या उसके आकार ऐसा है, साइज ऐसा है, कि उसको प्रभावित करने वाले कुछ अतिरिक्त कारक भी उसमें जुड़ जाते हैं। तो देखिए, किसी भी जलवायु को प्रभावित करने वाले या मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों में अक्षांश का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी अक्षांश क्या है, तो देखिए हमारी पृथ्वी इस तरह से है, और ये बीचों बीच का जो भाग है, ये जो बीच का भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा, इसको बोलते हैं। और इसके उत्तर 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश यानी कि यहाँ, और इसके 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश यानी कि यहाँ, ये कर्क रेखा है। ये क्या है, कर्क रेखा है, और ये क्या है, मकर रेखा है। तो देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो ये भाग है, यहाँ वर्ष भर तापमान अच्छा खासा बना रहता है। क्यों, क्योंकि इस बीच में सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत चमकती रहती हैं, तो इस भाग में औसतन जो तापमान है वर्ष भर एक समान बना रहता है। तो जाहिर सी बात है कि भूमध्य रेखा पर वर्ष भर उच्च तापमान प्राप्त होगा, जबकि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर ध्रुव की ओर बढ़ते जाएंगे, या भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे औसत वार्षिक तापमान की मात्रा क्या होती है, घटती जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जो स्थान भूमध्य रेखा के पास होगा, वहां अत्यधिक तापमान प्राप्त होगा, और वहां का औसत तापमान भी, वार्षिक तापमान क्या होगा, अधिक होगा। और हमने बताया कि किसी भी स्थान की मौसम या जलवायु को निर्धारित करने वाले कारकों में तापमान और आर्द्रता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो स्थान, पृथ्वी पर जो स्थान भूमध्य रेखा के पास होगा, वहां का तापमान भी क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पर क्या है कि अक्षांश, अगर कोई स्थान भूमध्य रेखा के जितना पास है, वहां का तापमान क्या होगा, उतना अधिक होगा। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अगर बढ़ते जाएं, तो तापमान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में अक्षांश की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है, औसत समुद्र तल से ऊंचाई। अब एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि औसत समुद्र तल से ऊंचाई किसी भी स्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करता है। तो देखिए, हम लोग जब जलवायु विज्ञान पढ़े थे, तो वहां पे हम लोग ध्यान दिया था, या जो हम लोग हमने क्लास ली थी, तो उसमें ध्यान दिया था हम लोग कि देखिए क्या होता है कि औसत समुद्र तल पर जो तापमान होता है, इससे जैसे जैसे ऊपर की ओर हम बढ़ते जाते हैं वायुमंडल में, जैसे ये पृथ्वी का तल है जहां हम लोग रहते हैं, यहाँ का जो औसत तापमान है, यहाँ से जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे वायु का तापमान कम होता जाता है। और कैसे कम होता है, कि अगर हम इस स्थान से यहाँ पर 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, अगर 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, तो औसतन तापमान में जो कमी होती है, वो होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होती है, औसत तापमान में कितनी कमी होती है, 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसके ऊपर फिर जाएंगे, 1000 मीटर और ऊंचाई पे गए हम, तो यहां पर क्या हो गया कि और इसमें क्या हो गया, 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी।
तो यहाँ पर फिर गए तो यहाँ पे कितना हो गया 6.5 डिग्री सेल्सियस की फिर कमी आ गई। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर यहाँ पर किसी भी स्थान का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ से अगर 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ का तापमान क्या हो जाएगा? अब 30 डिग्री सेल्सियस में से 6.5 डिग्री सेल्सियस को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहाँ का तापमान कितना हो जाएगा? यहाँ का तापमान हो जाएगा 23.5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का तापमान हो जाएगा। फिर यहाँ से और ऊंचाई पे गए, 1000 मीटर की और ऊंचाई पे गए यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें से फिर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर हो जाएगा? फिर यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। फिर 1000 मीटर की ऊंचाई पे और गए, तो फिर क्या करेंगे? 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा? और डिक्लाइन हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। तो जैसे जैसे औसत समुद्र तल से हम ऊपर वायुमंडल में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे वायु का तापमान क्या होता जाता है? कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है? उसका रीजन ये है कि वायुमंडल की जो सघनता है, डेंसिटी है, और जो वायुमंडल में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या गैसों की जो मात्रा है, या वाटर वेपर जलवाष्प की मात्रा है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के धरातल के सबसे निकट रहता है। और यही तत्व क्या है? तापमान को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में जलवायु में पढ़े हैं, वहां पे देखेंगे, हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर देखिए। तो अगर हम समुद्र तल से किसी भी स्थान पे, अगर समुद्र तल पे तापमान यहाँ का अगर 30 डिग्री सेल्सियस है, और अगर मान लीजिए हम पहाड़ी भाग पे बढ़ते जाते हैं, ये पहाड़ी भाग है कोई भी इस तरह से, तो जैसे जैसे पहाड़ी भाग पे हम ऊंचाई के साथ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे वायु का तापमान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब वही देख लीजिए कि जिस वायु का तापमान यहीं पर पहाड़ी शुरू हुई, वहां पे तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था, और पहाड़ी के ऊंचे वाले भाग पे गए तो इसका तापमान कितना हो गया? यहाँ पे तापमान उसी अक्षांश पे स्थित है ये, लेकिन उसका तापमान क्या हो गया? इसकी अपेक्षा कम हो गया। हो सकता है कि यहाँ पे 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे वायु का तापमान क्या होता है? कम होता जाता है। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि औसत समुद्र तल से ऊंचाई के कारण जो है क्या होता है? वायु का तापमान कम होता जाता है। और हमने देखा कि मौसम या जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में तापमान और आर्द्रता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर हमने देख लिया। तीसरा है समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल से दूरी का मतलब है कि अगर हम किसी जगह पर, ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि स्थल और जल की विशिष्ट ऊष्मन की जो विशिष्टता होती है, या ऊष्मन की विशेषता होती है, या हीटिंग एंड कूलिंग की जो विशेषता होती है, वो क्या करती है? किसी भी जगह के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे? देखिए, अगर हम लोग इसको देखा जाए कि ये एक भाग है जो स्थलीय भाग है, ये एक स्थलीय भाग है, और ये क्या है? एक जलीय भाग है। यहाँ पे क्या है? ये जलीय भाग है। ठीक है, तो इसकी हम लोग क्या देखते हैं कि जल और स्थल का विशिष्ट ऊष्मन और शीतलन होता है। विशिष्ट ऊष्मन और शीतलन होता है। ठीक है, स्पेसिफिक हीटिंग एंड कूलिंग होता है। कैसे? कि देखिए, यहाँ पर अगर सूर्य की किरणें आएंगी स्थलीय भाग पर, तो और यहाँ पर जलीय भाग पर सूर्य की किरणें आएंगी, अगर दोनों जगह समान मात्रा में तापमान प्राप्त हो रहा है, अगर दोनों जगह पे समान मात्रा में ऊष्मा प्राप्त हो रही है, तो स्थलीय भाग सामान्यतः क्या करेगा? जल्दी से गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा? क्योंकि स्थलीय भाग क्या होता है? अधिकांशतः ऊष्मा का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, ये स्थलीय भाग। जबकि जलीय भाग क्या होता है? ये स्थलीय भाग की अपेक्षा ऊष्मा का थोड़ा सा अच्छा सुचालक होता है। मतलब कंपैरेटिवली इसके तुलना में ये जलीय भाग क्या होता है? ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। तो ये क्या होता है? शीघ्रता से गर्म हो जाएगा, जबकि जलीय भाग शीघ्रता से गर्म नहीं होगा, धीरे धीरे गर्म होगा। ठीक है, अब क्यों धीरे धीरे गर्म होगा? तो पहला चीज तो ये है कि ये ऊष्मा का थोड़ा सुचालक होता है, तो ऊष्मा को क्या करेगा? यहाँ पर अंदर की तरफ भेजना शुरू कर देगा, ये अंदर की तरफ भेजना शुरू कर देगा। तो ये ऊष्मा को क्या कर देगा? थोड़ा सा डिस्पर्स कर देगा या बिखेर देगा। जबकि स्थलीय भाग क्या कर देगा? ऊष्मा का अधिकांश भाग ऊपरी परत में संकेंद्रित कर देगा, कंसंट्रेट कर देगा। तो एक तो ये है। दूसरा क्या करेगा कि जलीय भाग पे जैसे हीट आएगी, तो कुछ ऊष्मा की मात्रा क्या हो जाएगी? इवापोरेशन, वाष्पीकरण में खर्च हो जाएगी। तो वाष्पीकरण में खर्च हो जाएगी, तो यहाँ से ऊष्मा क्या हो गई? क्षय भी हो रही है, तो इसलिए इसको ऊष्मा ही प्राप्त कम हो रही है, तो इस कारण से क्या होगा? ये धीरे धीरे गर्म होगा। तो बाकी चीज हम लोग देखते हैं। तो ये क्या होता है कि कोई भाग यदि समुद्र के पास स्थित है, यहाँ पर मान लीजिए समुद्र तट पे स्थित है, तो वहां पे क्या होगा
कि चूंकि तटवर्ती भागों में ऊष्मा क्या करती है, शीघ्रता से धीरे धीरे गर्म होती है और धीरे धीरे ठंडा होता है। स्थलीय भाग क्या होता है, शीघ्रता से गर्म हो जाता है और शीघ्रता से ठंडा भी होता है। लेकिन जलीय भाग क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो कोई भी स्थान यदि समुद्र तट के पास है तो वहां का टेम्परेचर वेरिएशन उतना ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ेगा, जबकि उस स्थान का तापमान अगर समुद्र से दूर स्थित है तो उसके तापमान में विभिन्नता बहुत तेजी से आएगी। अब इसको उदाहरण से समझते हैं कि अब देखते हैं दिल्ली में क्या होता है कि सर्दियां बहुत अधिक सर्द हो जाती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि कितना होता है, 5 डिग्री सेल्सियस सर्दियों में तापमान चला जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान चला जाता है। लेकिन वही समुद्र के किनारे जो मुंबई स्थित है या चेन्नई स्थित है या कोलकाता स्थित है, तो वहां पे इतना वेरिएशन नहीं होता है। ठंडियों में तापमान कम जाता है, लेकिन दिल्ली इतना तापमान कम नहीं होता है। और इसके ठीक विपरीत ग्रीष्म काल में देखा जाए तो ग्रीष्म काल में दिल्ली में तापमान क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाता है, 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है ग्रीष्म काल में। लेकिन मुंबई चेन्नई या कोलकाता में जो समुद्र के पास स्थित है, वहां पे तापमान बढ़ता है ग्रीष्म काल में, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो जाता है कि 40-42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाए। तो इसका मतलब है कि कोई भी स्थान यदि समुद्र तट से दूर है, ठीक है, तो वहां पे तापमान क्या हो जाएगा, बदलेगा। और दूसरा कि जो स्थान समुद्र के पास स्थित है वहां पे आर्द्रता की मात्रा भी अधिक होगी। क्यों अधिक होगी, क्योंकि समुद्र से क्या होगी, हवाएं वाष्पीकरण करेंगी और स्थलीय भागों पे क्या करेंगी, आर्द्रता को पहुंचाती रहेंगी। जबकि समुद्र से दूर स्थित भाग पे क्या होगी, आर्द्रता की मात्रा सापेक्षता कम होगी। और हम लोगों ने देखा कि मौसम या जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्द्रता और तापमान की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो स्थान समुद्र तट से जितना दूर होगा वहां की जलवायु में विविधता उतनी अधिक होगी, लेकिन जो वह स्थान समुद्र से जितना पास होगा वहां की जलवायु में समरूपता अधिक होगी। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब तीसरा जो फैक्टर है वो भारत के विषय में है कि प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति। अब प्रायद्वीपीय भारत की विशेष स्थिति भी यहाँ की जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। वो कैसे करती है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो प्रायद्वीपीय भारत है ये क्या है, ये त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय भारत क्या है, त्रिभुजाकार है। और साथ में यहाँ पर देखेंगे कि ये ऐसा त्रिभुजाकार है कि इसके 3 साइड में, इधर साइड में, इधर साइड में और इधर साइड में, तीनों साइड में क्या है, जलीय भाग है, वाटर बॉडीज हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि यहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं ये तीनों जगह की जो जलीय भाग है, वाटर बॉडीज है। अब ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम मानसून से इधर हवाएं चलती हैं दक्षिण पश्चिम से, तो ये अरब सागर से चलने वाली और इधर बंगाल की खाड़ी से चलने वाली। ये पौने क्या करती हैं कि सागरीय भाग से, जिसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके ये भारत की मुख्य भूमि पर जाकर वर्षा कराते हैं, ठीक है। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा हमने कहा कि जो हिमालय पर्वत है इसकी भी विशेष स्थिति और इसकी ऊंचाई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जो भारत की विशेष स्थिति है ये भी क्या करती है, यहाँ की जलवायु को या मौसम को प्रभावित या निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जो पांचवा फैक्टर है ये है ढाल की दिशा। ढाल की दिशा कैसी होती है, तो इसको देखिए, ढाल की दिशा को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए ये एक पर्वतीय भाग है। अब मान लीजिए कि सूर्योदय यहाँ पे होता है पूरब में, यहाँ सूर्योदय होता है, पूरब में सूर्योदय हुआ, तो सूर्य की किरणें क्या करेंगी, इस भाग में आएंगी। फिर दोपहर का समय हुआ, सूर्य कहाँ चला गया, दक्षिण में चला गया, यहाँ पे चला गया। तो यहाँ से क्या होंगे, सूर्य की किरणें इस भाग पे आएंगी ऐसे, यहाँ से ऐसे भी आएंगी, ठीक है, इस स्थान पे जो ए प्लेस है, ठीक है। फिर सूर्यास्त का समय पश्चिम सूर्य चला गया, इधर चला गया, तो यहाँ से भी क्या होंगी, सूर्य की किरणें यहाँ पर आएंगी। अब ये बात अलग है कि दोपहर में सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा इफेक्टिव होंगी, मॉर्निंग और इवनिंग, शाम और सुबह में सूर्य की किरणें क्या होंगी, लेस इफेक्टिव होंगी, बट फिर भी सूर्यास्त की मात्रा तो यहाँ प्राप्त हो रही है। वही एक प्लेस यहाँ ए था और यहाँ पे क्या है, बी प्लेस है। यहाँ पे क्या है, बी प्लेस है। अब देखिए बी प्लेस पे क्या होगा कि ना तो सुबह सूर्य की किरणें आ रही है यहाँ पे, ना दोपहर में आ रही है सूर्य की किरणें, और ना ही शाम को सूर्य की किरणें यहाँ पे आ रही। क्यों, क्योंकि ये जो पर्वतीय भाग है ये अवरोध के रूप में है। तो ये क्या हो रहा है, बी तक सूर्यातप को पहुंचने ही नहीं दे रहा है। तो इसको कहेंगे कि जो सूर्य के विमुखी ढाल पर स्थित है, मतलब सूर्य की किरणों की विपरीत ढाल पर स्थित है, वहां का तापमान क्या होगा, कम होगा। तो तापमान जब कम होगा तो यहाँ की जलवायु भी क्या होगी, विभिन्न अलग प्रकार की होगी।
जबकि जो भाग सूर्य की सम्मुख है, ठीक है, फ्रंट में उसके है, बिल्कुल सामने पड़ता है, वहां की जलवायु क्या होगी, अलग होगी। क्यों? क्योंकि मौसम और जलवायु को निर्धारित करने वाले कारकों में से कौन महत्वपूर्ण था? सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तापमान और आर्द्रता ही है। तो ये एक ढाल की दिशा। अब इसको हम लोग देखते हैं कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत क्या है? हिमालय जो पर्वत है, ये भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, यहां से लेकर यहां तक। ये जो भारत के उत्तरी भाग में यहाँ से लेकर यहाँ तक स्थित है, तो जाहिर सी बात है कि सूर्योदय की किरणें ये दक्षिणी ढाल पर इसके ज्यादा पड़ती हैं। उत्तरी ढाल क्या होता है, जो इधर तिब्बत की तरफ सूर्य हिमालय का भाग है, उत्तरी भाग, वहां पे सूर्यातप की किरणें उतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं। तो यही कारण है कि हिमालय के दक्षिणी ढाल पर मौसम अलग प्रकार का है, जबकि उत्तरी ढाल का मौसम या जलवायु अलग प्रकार की है। दक्षिणी ढाल पे सूर्यातप की अधिकांश मात्रा प्राप्त होती है, जबकि उत्तरी ढाल पे क्या होती है, सूर्यातप की मात्रा कम प्राप्त होती है। क्यों? भाई सूर्य यहाँ से निकला पूरब के साइड में, तो भी यहाँ पे दक्षिणी ढाल पे ही जा रही है, विपरीत ढाल पे जाएंगे नहीं। फिर दोपहर में सूर्य यहाँ पे आ गया, तो भी यही दक्षिणी ढाल पे सूर्यातप की मात्रा प्राप्त हो रही है। ठीक है। फिर पश्चिम भाग में चला गया सूर्य, पश्चिम दिशा में, तो भी दक्षिणी ढाल पे सूर्यातप की मात्रा प्राप्त हो रही है। उत्तरी ढाल क्या है, पूरी तरह से सूर्यातप से वंचित है। तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है। और जो लास्ट स्थिति है, जो कंडीशन है, वो है हिमालय की स्थिति। तो इसको तो बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लिया कि हिमालय की स्थिति का मतलब क्या है, कि हिमालय पर्वत एक बैरिकेड के रूप में है भारत के ये उत्तरी भाग में, जम्मू कश्मीर से लेकर और इधर अरुणाचल प्रदेश तक ऐसे स्थित है। तो इस कारण से भी भारत की जलवायु विशेष प्रकार की मानी जाती है। ठीक है। तो ये हम लोग का चैप्टर था, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ये आई थिंक आपको समझ में आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।